गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड लॉ ऑफ मास एक्शन एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रेट इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज या डिक्रीज करें। सबसे पहले कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया भी था कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगी, इट मीन्स कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा रिएक्टेंट जितनी ज़्यादा होगा, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी रेट उतनी ही ज़्यादा होगी। इट मीन्स हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, तो उसकी जो रेट होगी यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन के। जैसे जैसे हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, रेट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड कहता है टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट का। इट मीन्स कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती जाएगी, इंक्रीज। और एक बात और याद रखना बेटा कि अगर हमारे पास टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस ऐसे बढ़ते बढ़ते 10 डिग्री सेल्सियस तक राइज हो जाता है, तो अप्रोक्सीमेट जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ठीक है, डबल से ट्रिपल भी हो सकती है बेटा, डबल तो होगी, बट इफ़ इन एनी केस कि हमारे पास कोई रिएक्टेंट यानी कि ऐसा है कि जिसकी रिएक्शन और भी ज़्यादा फास्ट हो रही है, तो ट्रिपल भी हो सकती है। कब, जब टेम्परेचर को क्या कर दिया जाए, 10 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर दिया जाए। नेक्स्ट कहता है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट भी क्या करते हैं बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि आप जो फूड गेन करते हो, अब फूड गेन करते हो तो वहाँ पर भी हमारे स्टमक के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, और जैसे ही केमिकल रिएक्शन होगी उसके हमारी बॉडी के अंदर क्या है, बहुत सारे कैटालिस्ट प्रेजेंट। इफ़ इन एनी केस कि वो कैटालिस्ट ना होते, मीन्स वो एंजाइम ना होते, क्योंकि वहाँ पर एंजाइम एक्ट एज द कैटालिस्ट, अगर वो ना होती तो हमारा फूड इजीली से डाइजेस्ट नहीं होता, मतलब उसको कई दिन लग जाते क्या करने में, डाइजेस्ट करने। नेक्स्ट कहता है, और इसके अंदर सेकंड ये और देखो बेटा कि हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए इस रिएक्शन के लिए, लो होनी चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि एक ऐसी एनर्जी होती है बेटा कि मान लो आपके पास यहाँ पर एक रिएक्टेंट है और क्या है, ये प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा है। ठीक है, मान लो प्रोडक्ट की हमारे पास एनर्जी क्या है, कम है, ये एनर्जी है। तो जो ये वाला पीक है, जो ये वाली एनर्जी है, यानी कि जिस एनर्जी को, मैक्सिमम एनर्जी जिसको क्या करना पड़ता है, इसको कवर करना पड़ता है कि यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, तब हमारे पास जाकर रिएक्टेंट किसके अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, प्रोडक्ट के अंदर। तो उस एनर्जी को क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ये एनर्जी क्या होनी चाहिए, लोअर होनी चाहिए, तभी हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब कहता है कि यहाँ पर NO+O2 एक फास्ट रिएक्शन है, जबकि CO+O2 जो CO2 के अंदर कन्वर्ट हो रही है, तो वो हमारे पास क्या है, स्लो रिएक्शन। इट मीन्स कि ये हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब देखने में तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं कि NO और CO, O2 O2, लेकिन ये रिएक्शन जब NO से NO2 में कन्वर्ट हो रहा है तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट है, जबकि हमारे पास CO से CO2 में जा रहा है तो रिएक्शन बहुत ही स्लो है। इट मीन्स ये किसके ऊपर भी डिपेंड करता है बेटा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। नेक्स्ट कहता है सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। भाई सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा तो वैसे वैसे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती जाएगी, इंक्रीज। सॉलिड से ज़्यादा सरफेस एरिया लिक्विड का होगा, लिक्विड से ज़्यादा गैस का होगा, और हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन गैस की ज़्यादा रहेगी एज कंपेरिजन टू द सॉलिड एंड लिक्विड। नेक्स्ट कहता है हमारे पास व्हाट इज़ द लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है बेटा, ध्यान से देखना कि ये कहता है कि हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मान लो मेरे पास क्या था रिएक्शन, AA + BB गिव राइज टू CC, तो क्या कहता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, A एंड B, एंड ईच राइज टू देयर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ईच राइज टू देयर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, इट मीन्स
ए का स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल ए, बी का स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्मॉल। तो इट मीन्स कि इसको मैं क्या कह दूँ, इसकी पावर ए और इसकी पावर बी। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, rate is directly proportional to the product of molar concentration of reactant and each rise to their power with its stoichiometric coefficient in a balanced chemical equation। बट एक्चुअली ये ट्रू नहीं था बेटा। अब इसने क्या कहा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। बात यहाँ तक सही है, बट इसने ये क्या कहा कि ईच राइज टू द पावर ऑफ इट्स एज द स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बट जो स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है हमेशा इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता, कि ये हमारे पास सिर्फ एक थ्योरेटिकल पोर्शन था, तो ये कुछ टाइम के बाद फेल हो गया था कुछ रिएक्शंस को जब देखा गया। तो यहाँ पर रिएक्शंस देखो, यहाँ पर सेम केस इसने भी क्या कहा, ए प्लस बी बी गिव राइज टू सी सी। तो रेट क्या हो जाएगी बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड इज राइज टू द पावर इट्स स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को किससे डिनोट कर रखा है, के से। इट मीन्स के हमारे पास क्या हो गया बेटा, रेट कांस्टेंट। तो उसके बाद क्या कहता है देखो, थ्योरेटिकली ऑन बेस्ड ऑफ द इक्वेशन इट मे और मे नॉट बी ट्रू। ये सही हो भी सकता है और नहीं। कैसे पता चला कि नेक्स्ट हमारे पास कौन आया था बेटा, रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन बोल दो या डिफरेंशियल रेट लॉ बोल दो। इसने क्या कहा कि इक्वेशन विच गिव द रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन टर्म एट विच द रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड इज नोन एज द रेट इक्वेशन। अब इसने क्या कहा, देखो बात तो इसने भी यही कही कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। बट इसने ये नहीं कहा कि इज राइज टू इट्स स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। भाई यहाँ पर स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए और बी थे, बट यहाँ पर इसने क्या ले रखा है, एक्स और वाई। दीज एक्स और वाई, एक्स मे बी ए और नॉट, वाई मे बी बी और नॉट। इट मीन्स कि जो ये हमारे पास कोफिशिएंट है बेटा, कि जो हमारे पास रिएक्शन होगी उसकी जो रेट होगी वो इनके ऊपर डिपेंड कर भी सकती है और नहीं भी करे, ठीक है। तो हमारे पास जब भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखते हैं तो हमेशा जो उसके स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनके ऊपर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करती, ठीक है। इट मे और मे नॉट। फॉर एग्जांपल देखो कि यहाँ पर क्या दे रखा है, 2NO2 प्लस F2 गिव राइज टू दिस। तो रेट क्या होनी चाहिए, के NO2 की पावर 2 F2 की पावर 1, लेकिन स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना बेटा, 2 और 1। बट एक्चुअली जब एक्सपेरिमेंटल डिडक्ट किया गया तो यहाँ पर NO2 की पावर 1 और F2 की पावर 1। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या था, 2, बट जब एक्सपेरिमेंटल देखा गया बेटा तो यहाँ पर क्या है, पावर 1। तो इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली हमारे पास स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड कर भी सकती है और नहीं भी। तो यहाँ पर देखो नहीं कर रही, तो इट मीन्स हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन, सॉरी लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग तो ये था, बट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ जो कि एक्सपेरिमेंटल किया गया तो हमारे पास क्या आ गया, ये डिफरेंट है, ठीक है। सेम केस आप देख सकते हो यहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl, भाई H2 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव राइज टू HCl। बट जो रेट है वो क्या कहता है कि H2 की पावर भी 0, Cl की पावर भी 0। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट लॉ, कुछ भी बोल सकते हो, मीन्स एक्सपेरिमेंटल बेसिस। इसके अकॉर्डिंग तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग तो हमारे पास इनकी पावर कितनी होनी चाहिए थी बेटा, 1, बट एक्चुअली आ कितनी रही, 0 0। इट मीन्स it become the independent of the concentration of H2 and Cl। तो यहाँ पर ये क्या नहीं करती, इनकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो ये करो।